डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। 14 फरवरी को बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की पहली बैठक। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में होगी बैठक। राजनीतिक चुनौतियां और सांगठनिक प्रक्रिया पर होगी विस्तृत चर्चा। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा बीजेपी का कुनबा। भाजपा के सदस्यता अभियान के दूसरे चरण में 12 विधानसभा क्षेत्रों से सैकड़ों विपक्षी नेता बीजेपी में हुए शामिल। कांग्रेस प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत का बयान। 2027 के विधानसभा चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवारों को ही मिलेगा टिकट। बड़े नेताओं से नजदीकी नहीं आएगी काम। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। नई संगठनात्मक रचना के बाद भाजपा प्रदेश कोर कमेटी की पहली बैठक 14 फरवरी को पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में होने जा रही है, जिसमें पार्टी गतिविधियों के साथ आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति और सरकारी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की कार्य योजना पर विमर्श किया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि संगठनिक टीम के गठन के बाद नई प्रदेश कोर कमेटी की बैठक 14 फरवरी को होगी, जिसमें पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रसाद नड्डा के मार्गदर्शन में आगामी राजनीतिक चुनौतियां एवं संगठनिक प्रक्रिया पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि बैठक में पार्टी की वर्तमान और भविष्य में शुरू होने वाले कार्यक्रमों की कार्ययोजना तैयार की जाएगी, जिसमें संगठन की गतिविधियों के साथ किस तरह केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को समाहित किया जाए, इस पर चर्चा होगी। साथ ही चुनावी वर्ष को देखते हुए जनता के मध्य डबल इंजन सरकार के कार्यों को पहुंचाने हेतु विधानसभा स्तर पर विकास रथ चलाए जाने भी की प्रस्तावित हैं। उनके संदर्भ में रूपरेखा तैयार करने और जिम्मेदारियां निश्चित करने पर भी अंतिम विमर्श किया जाएगा। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का उत्तराखंड दौरा है और हमने तय किया उस दिन अपनी कोर टोली के साथ उनको एक बार हम बिठाएंगे। उनके अनेकों सुझाव हैं जो चुनाव की दिशा में बहुत लाभकारी होंगे। हम उस बैठक में जहाँ संगठन स्वरूप को नीचे तक ले जाने की और रचना को बल देंगे, वही हमने तय किया है कि आगामी दिनों के जो हमारे कार्यक्रम होंगे, खास तौर पर चुनाव की दिशा के जो कार्यक्रम होंगे, उन कार्यक्रम स्वरूप की रचना भी हम डिस्कस करेंगे, उस कार्यक्रम को तय करेंगे। मौजूदा विधायक के बनने शुरू हो गए। देखिए, पार्टी सर्वे कराती है, कोई पहली बार तो है नहीं, हर वर्ष कराती है। 2 सर्वे राज्य करते हैं, 2 सर्वे केंद्र करती है और सर्वे के आधार पर जो कमियां रहती है वो विधायकों को हम बताते भी हैं। उन कमियों का समाधान भी होता है और भारतीय जनता पार्टी हर सर्वे के बाद, हर समस्या के समाधान के बाद तो विजय की ओर बढ़ती है और हैट्रिक में बनाने वाले उत्तराखंड के अंदर। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग के साथ आयोजित महापंचायत को लेकर बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जवाब दिया है। महेंद्र भट्ट का कहना है कि पिछले दिनों प्रदेश में जितने भी आंदोलन हुए हैं, सभी अंकिता बहन के मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, जिसको सरकार ने सुना और सीबीआई जांच कराई। लेकिन अब कुछ लोग अंकिता के नाम पर केवल राजनीति करने का काम कर रहे हैं। साथ ही कुछ की बौखलाहट भी नजर आ रही है। मैं इस बात को कह रहा हूँ कि अंकिता भंडारी उस बहन के प्रकरण में उनके माता पिता ने जो डिमांड की थी, सरकार ने उसको स्वीकार किया और सीबीआई की जांच चल रही है। और जब कोई जांच चल रही होती है और पिछले दिनों जितने भी आंदोलन हुए, एक ही मांग को लेकर कि सीबीआई की जांच कराई जाए। आज सीबीआई जांच हो रही है। अब मुझे लगता है ये दल अंकिता के नाम पर कोई राजनीति करना चाहते हैं और विषय बचे भी नहीं है, ना इन पर विकास के मुद्दे हैं, ना किसी समस्या को लेकर ही है सरकार के पास जा रहे हैं, ना कोई समस्या बता सकते हैं। तो उत्तराखंड की हर समस्या का समाधान ये भारतीय जनता पार्टी शासन में जनता का हुआ है। इसलिए एक प्रकार से बौखलाहट है और बौखलाहट में इस प्रकार की स्थिति निर्माण हो रही है। अच्छा, एक तरफ कांग्रेस मौजूदा बीजेपी सरकार की घेराबंदी को लेकर रणनीति बनाने का काम कर रही है, दूसरी तरफ बीजेपी संगठन ने कांग्रेस छोड़ अन्य दलों के भी कई नेताओं को बीजेपी में शामिल कर चुनावी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने नगर पालिका अध्यक्ष एवं पूर्व जिला अध्यक्ष
ब्लॉक प्रमुख समेत सैकड़ों जनप्रतिनिधियों को भाजपा की सदस्यता दिलाने का काम किया। भाजपा के सदस्यता अभियान के दूसरे चरण में 12 विधानसभा क्षेत्रों से सैकड़ों विपक्षी नेताओं, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थामा है, जिसमें बीजेपी के विधायकों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए बीजेपी को हैट्रिक लगाने की दिशा में आगे बढ़ाने का काम किया। पाली फार्म से और ढालवाला तक जो हमारा एलिवेटेड रोड बनने वाला है, ग्रीन एलिवेटेड रोड, और इसी बीच में 19 साल से लगातार जिस प्रकार से मेरे द्वारा, मेरी सरकार के द्वारा वहाँ काम हो रहे हैं, और यहाँ धामी जी के द्वारा लगातार जिस प्रकार से देवत्वों को बचाने के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया गया है, तो जनता में एक भाव उत्पन्न हो रहा है कि जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, यही देश और प्रदेश को आगे बढ़ा सकती है। तो आज सैकड़ों लोगों ने हमारे विधानसभा क्षेत्र से, उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। मैं धन्यवाद कर रहा हूं माननीय भट्ट जी का, माननीय परिहार जी का, जिन्होंने यहाँ ज्वाइनिंग कराई, और अपने कार्यकर्ताओं का, उनका, जनता का मैं सम्मान कर रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए जो माननीय मोदी जी की नीतियां हैं, जो पार्टी की नीतियां, उनको स्वीकार करके आज पार्टी परिवार में शामिल हुए। कल हरीश रावत जी। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि टिकट चुनाव जीतने वाले को ही मिलेगा, चाहे वो किसी भी नेता के कितने करीबी क्यों ना हो। हरक सिंह रावत ने अपने बयान में कहा कि टिकट तो राहुल गांधी का भी फाइनल नहीं है। देहरादून में नेताओं के कोई कितने करीबी क्यों ना हो, टिकट चुनाव जीतने वाले को ही मिलेगा। उन्होंने कहा कि वो पार्टी के सिपाही हैं और जिस सीट से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, वहां से वो खुद लड़ेंगे। हरक सिंह रावत कांग्रेस प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं। हरक सिंह रावत का ये बयान 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर आया है, जहां कांग्रेस ने अभी से कमर कसनी शुरू कर दी है। उनका कहना है कि टिकट उनको मिलेगा जो चुनाव जीतने की स्थिति में होंगे। इससे साफ है कि कांग्रेस पार्टी में टिकट के दावेदारों को अपनी जमीनी स्तर की तैयारी करनी होगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी देहरादून दौरे पर पहुंचे, जहां सबसे पहले वे भाजपा मुख्यालय पहुंचे। यहां आम बजट को लेकर महिला संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें केंद्रीय मंत्री ने शिरकत की। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं और आम बजट में महिलाओं के लाभ को लेकर चर्चा हुई। इस पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जब से दायित्व संभाला है, तब से उनकी योजनाएं अधिकतर महिलाओं के हित में होती हैं, चाहे स्वच्छता कैंप्स हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो या उज्ज्वला योजना हो। 2009-2014 के बीच उत्तराखंड को एवरेज बजट 165 करोड़ के आसपास मिलता था। आज 4000 करोड़ रुपए से ऊपर मिल रहा है, जिससे उत्तराखंड के हर वर्ग को लाभ मिल रहा है। केंद्र सरकार के बजट पेश होने के बाद उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता हुई, जहां भाजपा नेताओं ने बजट को लेकर पार्टी का पक्ष रखा। भाजपा नेता और राज्य दर्जा मंत्री शिव सिंह बिष्ट ने दावा किया कि मोदी सरकार ने पिछले बजट के मुकाबले उत्तराखंड को 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का अतिरिक्त बजट दिया है। सवाल यह है, क्या ये बजट पहाड़ की असल जरूरतों को पूरा करता है? प्रेस वार्ता में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। गढ़वाल क्षेत्र में प्रधानमंत्री का बार बार आना लगाव है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश के विकास कार्यों को रफ्तार मिलने का दावा भी किया गया। लेकिन प्रेस वार्ता में पत्रकारों ने सीधे सवाल किए, बागेश्वर टनकपुर रेल लाइन बजट में नाम क्यों नहीं? पहाड़ों में जंगली जानवरों का आतंक कब मिलेगी स्थायी समाधान? और जल जंगल जमीन क्या सिर्फ नारों तक सीमित है पहाड़ का अधिकार? इन तमाम सवालों पर राज्य दर्जा मंत्री शिव सिंह बिष्ट ने भाजपा और सरकार का बचाव करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार पहाड़ी क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर गंभीर है और योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। कर्णप्रयाग से बीजेपी के विधायक अनिल नौटियाल ने गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा में बजट सत्र कराए जाने पर सरकार का आभार जताया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि आगामी बजट सत्र भराड़ीसैंण में आयोजित किया जाएगा। विधायक अनिल नौटियाल ने कहा कि क्षेत्र की समस्याओं को लेकर हम सदन में बातचीत करते हैं। आज भी सभी विधायक अपने क्षेत्र के विकास को लेकर सवाल उठाते हैं और उसका जवाब भी मंत्रियों की ओर से मिलता है। विधायक निधि ने
विधायक निधि के खर्च को लेकर विधायक अनिल नौटियाल ने कहा कि ये एक सतत प्रक्रिया है और इसका निरंतर उपयोग होता रहता है। ऐसा नहीं है कि चुनावी वर्ष में ही विधायक निधि को अधिक मात्रा में खर्च किया जाता हो। देखिए, क्योंकि मैं तो पहले भी विधायक रहा हूँ और कम से कम ऐसा नहीं है कि विधायक केवल चुनावी वर्ष में बजट खर्च करते हैं विधायक निधि का, क्योंकि ये सतत प्रक्रिया है विकास की। और विकास विधायक निधि के माध्यम से जो आवश्यकताएं हमारे क्षेत्रों में जो गाँव की हैं, कार्यकर्ताओं के माध्यम से, जनता के माध्यम से, समाज के माध्यम से जो हम तक पहुंचती है, उन आवश्यकताओं को हम लोग पूरा करते हैं। और मैं तो आज की तारीख में भी कह सकता हूं कि मेरी तो इस वर्ष की भी विधायक निधि लगभग शायद समाप्त हो गई होगी। विकासखंड पार्टी के मूलाकोट की पहाड़ियों में जब आमतौर पर रात खामोश हो जाती है, उसी वक्त प्रशासन ने जनता की आवाज सुनने का फैसला किया। विकासखंड पार्टी की ग्राम सभा मूलाकोट के मज्जाब गांव में जिलाधिकारी मनीष कुमार की रात्रि चौपाल केवल औपचारिकता नहीं बल्कि संवेदनशील प्रशासन का जीवंत उदाहरण बनकर सामने आई। इस चौपाल में कागजों की नहीं, जमीनी हकीकत की बात हुई और फैसले भी मौके पर हुए। सबसे मार्मिक मामला कमला देवी का रहा, जो पिछले 8 वर्षों से पति के परित्याग के बाद 2 नाबालिग बच्चों के साथ संघर्षपूर्ण जीवन जी रही हैं। पेंशन, राशन और बच्चों के भविष्य की चिंता लेकर जब उन्होंने अपनी बात रखी तो जिलाधिकारी ने इसे फाइलों में नहीं उलझाया बल्कि स्वयं सत्यापन करते हुए समाज कल्याण और प्रोबेशन विभाग को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत बच्चों को संरक्षण का रास्ता खुला। इसी तरह दीपा देवी, जिनके पति का 8 वर्ष पूर्व निधन हो चुका है, 2 बच्चों के साथ आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं। प्रशासन ने उनके दर्द को समझा और न सिर्फ वात्सल्य योजना से आच्छादन के निर्देश दिए बल्कि आत्मनिर्भरता के लिए गौशाला उपलब्ध कराने की पहल भी की। केसरी देवी की आवास की पीड़ा पर भी प्रशासनिक संवेदना दिखी। खंड विकास अधिकारी को प्राथमिकता के आधार पर आवास स्वीकृति के निर्देश दिए गए। चौपाल में केवल व्यक्तिगत समस्याएं नहीं बल्कि गांव की सामूहिक जरूरतों पर भी मुखर रही। सड़क से निर्माण सामग्री हटाने का मामला, गौशाला निर्माण की मांग, थाला क्षेत्र में सीसी मार्ग निर्माण, मूलाकोट से मजाब तक सड़क डामरीकरण की मांग, इन सभी प्रकरणों में जिलाधिकारी ने एक स्वर में तत्काल कार्रवाई के निर्देश देकर ये संदेश दिया कि जन समस्याएं अब टाली नहीं जाएंगी। इस रात्रि चौपाल में जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद अधिकारी, ई लोक निर्माण विभाग हितेश कांडपाल सहित तमाम विभागीय अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। अगली खबर, शारदीय कांवड़ यात्रा के आगाज के साथ ही हरिद्वार पुलिस और प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। ये यात्रा अब महाशिवरात्रि 15 फरवरी तक चलेगी, जिसको लेकर सुरक्षा, यातायात और भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कमालदास कुटिया में हुई पुलिस ब्रीफिंग के बाद एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सभी विभागीय अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक कर स्पष्ट गाइडलाइन जारी की गई है। कांवड़ियों की सुरक्षा सुविधा को ध्यान में रखते हुए पैदल श्रद्धालुओं और वाहन के लिए अलग अलग मार्ग निर्धारित किए गए हैं। वहीं पार्किंग स्थलों से लेकर गंगा घाटों तक अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। हर की पौड़ी क्षेत्र से जुड़े सभी प्रमुख पुलों पर निगरानी और चौकसी बढ़ा दी गई है। कांवड़ मेले को प्रशासन ने 9 जोन और 19 सेक्टरों में बांटा है, जहां जोन स्तर पर राजपत्रित अधिकारी और सेक्टरों में इंस्पेक्टर व उप निरीक्षक तैनात रहेंगे। एसपी सिटी ने बताया कि अधिकांश कांवड़िए नजीमाबाद और बिजनौर मार्ग से मुरादाबाद, रामपुर, उधम सिंह नगर, रामनगर, पीलीभीत और बरेली की ओर जाते हैं। ऐसे में चिड़ियापुर, रायसी और लक्सर जैसे प्रमुख पड़ावों पर भी विशेष सतर्कता और व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। प्रशासन का दावा है कि शारदीय कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए हर स्तर पर तैयारी पूरी कर ली गई है।
शिवरात्रि के उपलक्ष्य में लगने वाले रामबाग मेले की तैयारियां जोरों शोरों पर शुरू हो चुकी हैं। मेले के लिए मैदान में झूले और अन्य मनोरंजन के साधन लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही मेले में लगने वाली दुकानों के स्थानों का भी कमेटी द्वारा आवंटन कर दिया गया है। आपको बता दें कि यहाँ स्थित करीब 300 वर्ष पुराना प्राचीन शिव मंदिर क्षेत्र की आस्था का प्रमुख केंद्र है। हर वर्ष शिवरात्रि के दिन लाखों की संख्या में शिव भक्त पहुंचकर शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं और पूजा अर्चना कर मनोकामनाएं मांगते हैं। प्रशासन और मेला समिति भी श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर तैयारी में जुटी हुई है ताकि आने वाले भक्तों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। ये 50 साल पुराना मेला है। आदिवासी शिव मंदिर रामबाग, यहाँ बहुत पुराना मेला लगता है और यहाँ हम लोग डीएम कोर्ट से परमिशन लाते हैं और मेला लगता है 15 तारीख से शिवरात्रि चालू है और इस टाइम से मेला चालू होगा। इस मेले में लाखों लोग आते, हजारों की तादाद पे श्रद्धालु लोग आते, जल चढ़ाते हैं और बड़ा धूमधाम से ये मेला चलता है। इस मेले में हर मोड़ मोड़ में कैमरा वगैरह लगता है। डीएम कोर्ट से पुलिस स्टाफ वाले आते हैं, सब रात को भी ड्यूटी चलता है उन लोगों को, दिन को भी ड्यूटी वो लोग करते हैं और सीआरपी गार्ड वाले भी आते हैं और जो फायर ब्रिगेड वाले गार्ड भी वो लोग भी आते हैं इस मेले में। वॉलंटियर यहाँ हम लोग गांव के कुछ लोग आते हैं, बंगाली समुदाय के लोग और कुछ भुक्सा समुदाय के लोग, हम उनको वॉलंटियर बनाते हैं। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां पर दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए ओपीडी रजिस्ट्रेशन काउंटरों की संख्या बढ़ा दी गई है। अब अस्पताल में 10 काउंटर हैं जहां मरीज और उनके तीमारदार रजिस्ट्रेशन करवाकर ओपीडी का पर्चा बनवा सकते हैं। पहले ग्राउंड फ्लोर में 6 काउंटर थे, अब अलग अलग फ्लोर में और काउंटर बनाए गए हैं। इससे मरीजों को लंबी लाइनों में खड़े होने से राहत मिलेगी और वे आसानी से अपना इलाज करवा सकेंगे। आपको बता दें कि हाल ही में अस्पताल में ऑनलाइन पंजीकरण और स्कैन एंड शेयर की सुविधा भी शुरू की गई है। इससे मरीजों को अपना समय बचाने में मदद मिलेगी और वे अपना इलाज अधिक आसानी से करवा सकेंगे। अस्पताल प्रशासन का उद्देश्य मरीजों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। पहला दिन है, हमारी प्राचार्य डॉक्टर गीता जैन ने मरीजों का फीडबैक और एमएस डॉक्टर आरएस बिष्ट ने, दोनों ने जो है मरीजों से संवाद किया और उनकी परेशानियों को जाना और उनके लिए उनको जो है एक सुविधाजनक सुविधा देते हुए जिस मंजिल में ओपीडी है उसी मंजिल में पर्चा कटने से मरीज को जो है अनावश्यक ग्राउंड फ्लोर में भीड़ भी कम होगी, जल्दी पर्चा बनेगा और जल्दी अपने डॉक्टर के पास दिखाने के लिए जा सके। नीचे तो हमारे 6 सिस्टम ऑलरेडी हैं रजिस्ट्रेशन के, 4 और मिला के 10 रजिस्ट्रेशन काउंटर हो। रोड कटिंग में सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर जिला प्रशासन देहरादून ने बड़ा एक्शन लेते हुए शहर अंतर्गत समस्त कार्य अनुमतियां निरस्त कर दी हैं। कार्यदायी संस्थाओं को एक दिन में निर्माण साइटों से मशीनरी हटाने और यथाशीघ्र सड़कों को पूर्व स्थिति में लाने के निर्देश दिए गए हैं। पेनल्टी मुकदमा एवं अन्य दंडात्मक कार्यवाही के बाद भी खास सुधार न होने पर जिला प्रशासन ने कार्य अनुमति निरस्तीकरण का फैसला लिया है। आदेश के बाद रोड कटिंग कार्य संचालित पाए जाने पर संबंधित कार्यदायी संस्थाओं की मशीनरी, निर्माण सामग्री जब्त करने और दंडात्मक कार्यवाही के पुलिस अधीक्षक यातायात को निर्देश दिए गए हैं। काशीपुर जसपुर रोड स्थित जगतपुर टोल प्लाजा पर देर शाम भारतीय किसान यूनियन और टोल प्लाजा कर्मचारियों के बीच विवाद हो गया। इस दौरान दर्जनों की संख्या में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता टोल प्लाजा कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। विवाद की सूचना मिलते ही कुंडा कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान कार्यकर्ताओं के साथ बैठे धरने पर भारतीय किसान यूनियन के जसपुर अध्यक्ष अमनप्रीत सिंह ने आरोप लगाया कि टोल प्लाजा कर्मचारियों द्वारा लंबे समय से स्थानीय लोगों के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आज देर शाम भी टोल कर्मचारियों द्वारा किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता की गई, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। घटना के बाद भारतीय किसान यूनियन के दर्जनों कार्यकर्ता मौके पर धरने पर बैठ गए और टोल प्लाजा प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की।
केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी के कारण संपूर्ण मंदिर परिसर और आसपास का क्षेत्र बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ है। उत्तराखंड पुलिस और भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के जवान धाम की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और जवानों द्वारा निरंतर गश्त की जा रही है। मंदिर परिसर और संवेदनशील क्षेत्रों में जवानों की तैनाती की गई है। आईटीबीपी और पुलिस बल के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर सुरक्षा घेरे को अभेद्य बनाया गया है। जवान 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात हैं और हाड़ कपा देने वाली ठंड और बर्फबारी के बीच भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कुंडेश्वरी चौकी क्षेत्र के डकिया नंबर 1 में खनन सामग्री लदे वाहन के नीचे आने से बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। क्षेत्र में हड़कंप मच गया। उग्र भीड़ ने डंपर को आग लगा दी। आज सुबह करीब 8 बजे डकिया नंबर 1 निवासी जयपाल सिंह अपने घर से बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। तभी घर से कुछ ही दूरी पर पीछे से आ रहे वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं उग्र भीड़ ने डंपर को आग लगा दी। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजकर कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।